नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे विश्व का इतिहास और इसमें दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 2। दोस्तों इससे पहले हमने जो है विश्व का इतिहास डिस्कस किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस किए थे। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेंगे। और आज हम दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करेंगे। 51 है दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। लैटिन भाषा, जर्मन, अंग्रेजी या फिर टस्कन। तो डिवाइन कॉमेडी के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है दोस्तों, इसको किसने लिखा है आपको पूछा जा सकता है। इसको लिखा है दोस्तों दांते के द्वारा। किसने लिखा है? दांते, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको जो है दांते ने किस भाषा में लिखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टस्कन, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या तो आपको टस्कन मिलेगा ऑप्शन में या मिलेगा दोस्तों इतालवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतालवी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसकी है दोस्तों, ये दांती की है दोस्तों, जिसको इन्होंने इतालवी भाषा में लिखा है, ठीक है, इतालवी या टस्कन बोली, ठीक है। टस्कन क्या थी दोस्तों, ये बोली थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको पूछ लेंगे, ठीक है, कभी ऐसा होता है आपको बोली दे देगा ऑप्शन में, ठीक है, और भाषा जो है नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, अगर भाषा पूछी जाएगी तो ऑप्शन में होगा आपका, ठीक है, इतालवी भाषा याद रखेंगे। और बोली अगर बात करें तो टस्कन बोली याद रखेंगे, ठीक है। टस्कन बोली में लिखा है दोस्तों इसको, और इतालवी भाषा में, ठीक हो गया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है दोस्तों, इसमें दांते ने जो है नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है, ठीक है। क्या है, एक महाकाव्य है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करेंगे दोस्तों। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। ऑप्शन देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करेंगे दोस्तों। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं। चलिए आंसर कीजिए। आपको पूछा गया है पुनर्जागरण काल, तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए माइकल एंजिलो, लियोनार्डो द विंची, जियाटो या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 53 का। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का जियाटो, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 54। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं प्रत्येक जो है आपको प्रत्येक लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए 54 का आंसर करेंगे। 54 है फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी। चलिए ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी, 1815 में, 1830 में, 1848 में या फिर 1813 में। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। फ्रांस की दोस्तों जो जुलाई क्रांति है ये कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 1830, ठीक है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1830 में हुई थी दोस्तों जुलाई क्रांति, ठीक है। इस क्रांति का क्या कारण था दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। इसका कारण था दोस्तों चार्ल्स दसम द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। क्या हुआ था, याद रखेंगे चार्ल्स दसम,
ठीक है, चार्ल्स, ठीक। तो ध्यान रखेंगे फ्रांस में चार्ल्स 10 द्वारा जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया था दोस्तों, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता पर। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया गया था दोस्तों, जिसके कारण जो है फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी। आप सभी जानते हैं कब हुई थी, 1830 में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, पीत आतंक का संबंध किस देश से है? ऑप्शन देखिए, रूस, अमेरिका, जापान या फिर पोलैंड। पीत आतंक का संबंध जो है किस देश से है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पीत आतंक का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका संबंध है जापान से, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पीत शब्द दोस्तों ये एशियाई लोगों की शारीरिक विशेषताओं यानी कि जैसे पीली त्वचा, तो पीली त्वचा को आतंक से जोड़कर नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर करेंगे 56 का। 56 है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन देखिए, जेम्स चतुर्थ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल या फिर चार्ल्स चतुर्थ। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर 56 का। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक रहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। और कब तक रहा था ये द्वितीय विश्व युद्ध? 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1945 तक, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और कब तक चला, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और कब तक रहा? 2 सितंबर 1945 तक, ठीक है। तो इस दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चर्चिल जो है उस समय इंग्लैंड का क्या था, प्रधानमंत्री था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर करेंगे। 57 है दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? तो दास कैपिटल पुस्तक जो है दोस्तों इसका प्रकाशन कब हुआ आपको बताना है। 1866, 67, 68, सॉरी 69 या फिर 2 बार यहाँ पर उत्तर हुआ, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर लें, इसको 68 कर लें, ठीक। चलिए अब बताइए दास कैपिटल पुस्तक दोस्तों आप जानते हैं किसकी है? दास कैपिटल पुस्तक आप सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है। इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे इसका प्रकाशन हुआ था 1867 में, ठीक है। 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों दास कैपिटल का, ठीक है। पुस्तक किसकी है? कार्ल मार्क्स की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको ध्यान में रखना है सप्तवर्षीय युद्ध जो है किसके बीच चला, ये भी ध्यान में रखना है, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चला था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। चलिए जो सप्तवर्षीय युद्ध है ये कब से कब तक रहा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 1676 से 83, 1676 से सॉरी 1776 से 1783, 1763 से 1779 और 1756 से 1763। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान में रखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ये आपका किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है। और कब हुआ था ध्यान रखेंगे, ये हुआ था 1756 से लेकर
1763 तक। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको पूछ लिया जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, तो आंसर करेंगे 1756 से 1763 तक चला। ठीक है, और किसके बीच हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। और इसमें कौन पराजित हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इसमें फ्रांस जो है ये क्या हुआ, पराजित हो गया था इसमें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59। 59 का आंसर करेंगे दोस्तों, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। ऑप्शन देखिए, फ्रांस, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आंसर कीजिए। माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है ये किस देश की देन है, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का, 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है दोस्तों फ्रांस की देन। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60। इसका आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है फेबियन सोसाइटी की स्थापना जो है कब की गई थी, 1874, 1888, 1884 या फिर 1889। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1884 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1884 में। अगर आपको डेट पूछी जाएगी तो ध्यान रखेंगे 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी 1884 को जो है फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लेगा दोस्तों, ये स्थापना 1884 को तो हुई, लेकिन कहाँ हुई अगर आपको पूछ लेगा तो आंसर करेंगे दोस्तों, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, लंदन में स्थापना हुई थी दोस्तों फेबियन सोसाइटी की। ठीक है, ये दोस्तों एक ब्रिटिश समाजवादी संस्था थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कब हुई और कहाँ हुई दोनों याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है, किसकी रचना है द फॉल ऑफ मैन। ऑप्शन देखिए, राफेल, थॉमस मूर, माइकल एंजेलो या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है, किसकी रचना है। आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट में, आपको आंसर करना है प्रत्येक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे द फॉल ऑफ मैन जो है किसकी रचना है, माइकल एंजेलो की रचना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसकी कृति है। चलिए आंसर कीजिए, जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह की माता मैडोना का चित्र जो है ये किसकी कृति है, थॉमस मूर, राफेल, माइकल एंजेलो या फिर लियोनार्डो दा विंची। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसकी कृति है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, राफेल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पर जो राफेल हैं इन्होंने मैडोना और शिशु का चित्रण किया था। ठीक है, मैडोना और शिशु का चित्रण किया था दोस्तों राफेल ने। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम और आता है, आपको ध्यान में रखना है, वो नाम क्या आता है, जियोटो का नाम आता है। ठीक है, जियोटो ने भी दोस्तों मैडोना का जो है चित्र बनाया था। ठीक है, जियोटो। ठीक है, जियोटो का नाम भी याद रखेंगे, इन्होंने मैडोना का जो है एंथ्रोनट चित्र बनाया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63। इसका आंसर कीजिए, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था। तो आपको बताना है पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसको माना जाता है। ऑप्शन देखिए, थॉमस मूर, फ्रांसिस बेकन, माइकल एंजेलो या फिर थॉमस मूर। थॉमस मूर 2 बार आ गया। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर।
पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। कई बार इसको ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 64। 64 में आपको दोस्तों आंसर करना है बास्तिल का किला जो है किस बात का प्रतीक था? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 64 का। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का या फिर निरंकुश शक्तियों का? तो आपको ध्यान में रखना है बास्तिल का जो किला है इससे संबंधित आपको सारे फैक्ट याद रखने, तभी आप समझ पाएंगे कि ये किस चीज़ का प्रतीक था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 का राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शक्तियों का दोस्तों प्रतीक था बास्तिल का किला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे जो बास्तिल का किला है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है 14वीं शताब्दी में दोस्तों चार्ल्स पंचम के शासनकाल में इसको बनाया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? चार्ल्स पंचम। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि बास्तिल का किला जो है किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स पंचम के शासनकाल में इसको बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो बास्तिल का किला है 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्रांतिकारी जनता ने जो है इसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बास्तिल का किला जो है पूछा जाता है ना, बास्तिल का किला जो है इसका पतन कब हुआ, या बास्तिल का पतन कब हुआ पूछा जाता है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका जो पतन हुआ यानी कि इसको ध्वस्त किया था दोस्तों, ठीक है, कब किया था? 14 जुलाई, ये डेट पूछी जाती है, आपको ध्यान में रखना है 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, बास्तिल का पतन हुआ। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और किसके शासनकाल में बना, तो ये भी ध्यान रखेंगे चार्ल्स पंचम के उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। 65 का आंसर करना है दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? चलिए, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ जो है किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन देखिए, स्टेट्स जनरल का भंग होना, बास्तिल का पतन, रानी का जिद्दी स्वभाव। तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ जो है किस घटना से माना जाता है? तो याद रखेंगे किस घटना से माना जाता है? बास्तिल का पतन से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताया मैंने आपको बास्तिल का जो पतन हुआ था कब हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था? बास्तिल का पतन हुआ था। ठीक है, यह दोस्तों एक ऐतिहासिक घटना थी। कहाँ घटी थी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बास्तिल का पतन जो है, बास्तिल जो है एक किला था दोस्तों। ठीक है, और कहाँ था ये? पेरिस में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह ऐतिहासिक घटना दोस्तों पेरिस में घटी जब उग्र भीड़ ने राजा लुई 16वें के निरंकुश शासन और अत्याचार के प्रतीक माने जाने वाले बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, और इस दिन को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में आपने आंसर करना है। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन सा कर वसूला जाता था? चलिए आंसर कीजिए। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन सा कर जो है वसूला जाता था? ऑप्शन देखिए, टाइल कर, टेंथस कर, या फिर टूएक्स कर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, आप साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन का नंबर और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस में किसानों से कौन सा कर वसूला जाता था 18वीं सदी में? तो टाइल कर था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टाइल कर। ठीक है, टाइल कर क्या था दोस्तों? ये एक लैंड टैक्स था ये। ठीक है, क्या था? लैंड टैक्स, यानी कि एक भूमि कर था दोस्तों। ठीक है, क्या था? एक प्रत्यक्ष जो है भूमि कर था। ठीक है, और यह जो है साधारण जनता से लिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए।
लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? चलिए आंसर कीजिए। आपको आंसर करना है लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया था? 1791, 1792, 1789 या फिर 1793? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप सभी ने पढ़ा है लुई 16वें को, ठीक है। तो लुई 16वें को दोस्तों मृत्युदंड दिया गया था। क्यों दिया गया था दोस्तों? राजद्रोह के कारण दिया गया था इनको मृत्युदंड, ठीक है। कब दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1793, ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया था? 1793, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, ये पूछा जाता है। अगर आपको डेट पूछी जाए तो ध्यान रखेंगे 21 यानी कि 21 जनवरी 1793 को जो है फांसी दी गई थी दोस्तों। किसको? लुई 16वें को, ठीक है। किस वजह से इनको फांसी दी गई? राजद्रोह के कारण, ठीक है। और जब इनको फांसी दी गई थी दोस्तों 1793 में, तो इस घटना ने दोस्तों फ्रांस में जो है राजशाही को समाप्त कर दिया, ठीक है। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, आंसर करना है दोस्तों। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 में। तो उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए 90 लाख, 1.5 करोड़, 2.3 करोड़ या फिर 2.8 करोड़। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 68 का, फ्रांस की क्रांति के समय जो है फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.8 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे। 69 है दोस्तों, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? तो किसकी रचना है दोस्तों ये? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन देखिए रूसो, लॉक या फिर वोल्टेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है, किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है लॉक की, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? चलिए बताइए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये आपको मैंने बताया था पहले। ऑप्शन में देखिए रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? द स्पिरिट ऑफ लॉज दोस्तों ये किसकी है, किसका ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये है मॉन्टेस्क्यू का, ठीक है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों जितने भी आपको रचनाकार पूछे जा रहे हैं या रचना पूछी जा रही है, तो इनको आप ध्यान में रखें क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था, ये आपको पूछा गया है। 1792, 1794, 1904 या फिर 1946। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1944, 1944। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71 का, क्या हो जाएगा 71 का राइट आंसर? 1944, ठीक है। ये मैंने ऐड नहीं किया है तो इसको आप ऐड कर लें, ठीक है। तो 1944 यानी कि 1944 को दोस्तों महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार यानी कि मत देने का अधिकार मिला था फ्रांस में। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 46 हुआ ना, इसको 44 कर लेंगे या तो, ठीक। डी कर लें इसको, 1944 याद रखेंगे, ठीक। क्लियर है? अगर डेट पूछी जाएगी तो 21 अप्रैल करेंगे, ठीक है। 21 अप्रैल 1944 को दोस्तों फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72।
आंसर करेंगे दोस्तों 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ, यानी कि कौन बैठा फ्रांस की गद्दी में 1774 ईस्वी में, यानी कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा। ऑप्शन देखिए, लुई प्रथम, लुई दसम, लुई 16वां या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 का क्या हो जाएगा, लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 1774 यानी कि 1774 में बैठे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करेंगे, फ्रांस का सबसे सफलतम राजनीतिक क्लब कौन सा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रांस का सबसे सफलतम राजनीतिक क्लब कौन सा था बताइए। ड्यूनिक, ज्यूरिख, जैकोबिन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। फ्रांस का सबसे सफलतम राजनीतिक क्लब कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैकोबिन। ठीक है, जैकोबिन क्लब नाम सुना होगा आप सभी ने। ठीक है, जैकोबिन क्लब जो है दोस्तों, ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है सबसे प्रभावशाली राजनीतिक समूह था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय 1789। ठीक है, तो इस समय जो है दोस्तों ये क्या था, एक राजनीतिक समूह था, प्रभावशाली राजनीतिक समूह था। ठीक, इसके सदस्य जो हैं मुख्य रूप से समाज के निम्न वर्ग से आते थे, यानी कि जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे दोस्तों, वो कौन थे, ये समाज के निम्न वर्ग के लोग थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे निम्न वर्ग के लोग थे इसमें। और जो आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर, जैकोबिन क्लब का जो है प्रमुख नेता आपको पूछा जा सकता है। जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता, चलिए बताइए आंसर कीजिए। जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था, तो जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था दोस्तों रोबेस्पियर। ठीक है, कौन था, रोबेस्पियर। ठीक है, रोबेस्पियर। ठीक है, पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था, तो आंसर करेंगे रोबेस्पियर। ठीक है, और जैकोबिन क्लब मैंने बता दिया, इसमें आपका जो समाज के जो निम्न वर्ग थे वो आते थे इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करेंगे दोस्तों, पेरिस की संधि कब हुई थी। चलिए बताइए, तो मैंने आपको पहले वाले प्रैक्टिस में उसमें बताया था पार्ट 1 में। ठीक है, पेरिस की संधि कब हुई थी। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 74 का पेरिस की संधि कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 सितंबर 1783 को हुई थी दोस्तों पेरिस की संधि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पेरिस की संधि कब हुई, 3 सितंबर 1783 को हुई थी। ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ दोस्तों, आप जानती हैं पेरिस संधि के तहत क्या हुआ था। पेरिस संधि के तहत जो है अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हुआ था और अमेरिका की स्वतंत्रता को जो है मान्यता मिली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। ठीक है, मान्यता मिली, और साथ ही साथ जो अमेरिका में जो क्रांतिकारी युद्ध चल रहा था वो समाप्त हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब हुई थी पेरिस की संधि, 3 सितंबर 1783। अगला क्वेश्चन देखिए 75, इसका आंसर करेंगे। 75 है दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ फ्रांस की संधि के साथ, स्पेन की संधि के साथ, पेरिस की संधि के साथ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 75 का, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि के साथ। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो है कब से कब तक चला दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला, तो आपको इसमें ध्यान में क्या रखना है, देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला आपका 1775 से लेकर
ये चला आपका आंदोलन, सॉरी संग्राम कब तक चला? 1783 तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब से चला? 1775 से लेकर 1783 तक चला। ठीक है, और आप सभी जानते हैं जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी अमेरिका की, तो अमेरिका स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी, ये पूछी जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे 4 जुलाई पूछा जाता है, 4 जुलाई 1776। ठीक है, 1776। ध्यान रखेंगे, अमेरिका का जो स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 4 जुलाई 1776 को। लेकिन अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो चला था आपका 1775 से 83 तक। 83 में क्या हुआ फिर? अभी ऊपर बताया था मैंने। 1783 में क्या हुआ था? पेरिस की संधि हुई थी ना, अभी ऊपर बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। 3 सितंबर 1783 को क्या हुआ था? पेरिस की संधि हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ही जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अंत जो है पेरिस संधि के साथ हुआ। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम मैंने बता दिया 1775 से 83 तक चलाई, और 83 में फिर क्या हुआ था? पेरिस की संधि हुई। ठीक, और उसके तहत मैंने बताया था अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता मिली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 76 है, अमेरिकी नारा जो आयरलैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ था, तो कौन सा नारा था दोस्तों? अमेरिकी नारा जो आयरलैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ था, कौन सा नारा था? उपनिवेशों के कर हटाओ, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, उपनिवेशों का आंदोलन हो के रहेगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, ये नारा जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अमेरिकी नारा जो आयरलैंड में जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 है, अमेरिका के मूल निवासियों को कौन से इतिहासकारों ने रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया? ऑप्शन देखिए, चीनी इतिहासकारों ने, यूरोपीय इतिहासकारों ने, या फिर भारतीय इतिहासकारों ने। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? अमेरिका के मूल निवासियों को कौन से इतिहासकारों ने रेड इंडियन नाम से संबोधित किया? तो 77 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरोपीय इतिहासकारों ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से इतिहासकारों ने ये संबोधित किया ये नाम? तो ध्यान रखेंगे यूरोपीय इतिहासकारों ने। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। इसका आंसर करेंगे दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कितने वर्ष चला? अभी ऊपर मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4, 5, 6, 7। चलिए आंसर कीजिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कितने वर्ष चला? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 6, 7। आंसर करें इसका कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर करें कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कितने वर्ष चला? 4 वर्ष चला, 5 चला, 6 चला, या फिर 7 चला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक चला दोस्तों। ठीक है, अभी ऊपर बताया था ना मैंने आपको, जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है वो आपका 1775 से चला। ठीक है, 1783 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। 79 का आंसर करेंगे दोस्तों, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको बताना है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन देखिए, 1774, 75, 76, या फिर 99। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आंसर करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1774 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करना है दोस्तों, अमेरिका में ब्रिटिश
औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में रखी गई? आपको बताना है अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है किसके शासनकाल में रखी गई थी? ऑप्शन देखिए, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, फिलिप द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 का क्या हो जाएगा? जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स प्रथम के शासनकाल में अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली गई दोस्तों, नींव रखी गई। जेम्स प्रथम आप जानती हैं, जेम्स प्रथम का जो शासनकाल रहा है आपको ध्यान में रखना है कब से कब तक रहा है। ठीक है, जेम्स प्रथम का शासनकाल रहा है दोस्तों 1603 से लेकर 1625 तक। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। 81 का आंसर करना है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? चलिए आंसर कीजिए। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी। 10 जुलाई 1772, 8 जून 1812, 4 जुलाई 1776 और डी 7 अगस्त 1742। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि जो अमेरिका स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी मैंने ऊपर बताया था आपको, तो राइट आंसर एक ही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का? राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1776। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा जाएगा अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली, तो 4 जुलाई 1776 को मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। 82 का आंसर करना है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 82 का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने दोस्तों? ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे दोस्तों जॉर्ज वॉशिंगटन, जो बाद में फिर क्या बने? अमेरिका के पहले जो है राष्ट्रपति बने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है ये कब जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1789 से लेकर ये दोस्तों राष्ट्रपति रहे थे 1797 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको पूछा जाएगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, तो कब से कब तक इनका शासनकाल रहा, कब से कब तक ये राष्ट्रपति रहे? तो आपको ध्यान में रखना है 1789 से 1797 तक ये राष्ट्रपति रहे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। 83 का आंसर करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारणों के लिए जानी जाती है जेम्स प्रथम की हत्या, वुड्रो विल्सन का विद्रोह, बोस्टन टी पार्टी की घटना या फिर आपका अब्राहम लिंकन की हत्या। चलिए आंसर कीजिए। ये भी मैंने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारणों के लिए किसको जाना जाता है? तो तात्कालिक कारण क्या है दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का? तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोस्टन टी पार्टी की घटना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। तो आपको ध्यान में रखना है जो बोस्टन टी पार्टी की घटना है ये कब हुई? ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बोस्टन टी पार्टी हुई थी दोस्तों ये कब हुई थी? 16 दिसंबर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 16 दिसंबर 1773। ठीक है, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, क्यों हुआ था दोस्तों ये? आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा बोस्टन टी पार्टी। तो टी एक्ट दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार जो है टी एक्ट लाई थी, इसके खिलाफ दोस्तों एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या घटना हुई डिटेल में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बोस्टन जो है आपका यह अमेरिका के अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख विरोध आंदोलन था दोस्तों। जिसमें क्या हुआ था आप जानते होंगे, जिसमें जो अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिका के लोगों ने जो है चाय के जो है संदूक थे ना चाय के, 342
चाय के जो है संदूक को जो है समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। बोस्टन टी पार्टी, ठीक है, कब हुआ था ये? 16 दिसंबर 1773 को हुई थी बोस्टन टी पार्टी की घटना। ठीक है, किसके खिलाफ था दोस्तों? ये ध्यान रखेंगे, ये टी एक्ट के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। ठीक है, और ये अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है एक प्रमुख जो है विरोध आंदोलन था, जिसमें अमेरिका के लोगों ने जो है चाय के 342 संदूक जो है समुद्र में फेंक दिए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर करेंगे, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक गणतंत्र की जननी। हंगरी, अमेरिका, रूस, भारत। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है दोस्तों इसका अमेरिका। ठीक है, आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है अमेरिका को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसको फिलोसॉफिकल कर लेंगे। ठीक है, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन देखिए, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर सैमुअल एडम्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, जो अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी है दोस्तों, इसको जाना जाता था एपीएस नाम से। ठीक है, ठीक है, किससे जाना जाता था? एपीएस यानी कि अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1743 में। ठीक है, 1743 में स्थापना हुई थी दोस्तों अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी यानी कि एपीएस की स्थापना हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखी दोस्तों। और कब रखी? 1743 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 86 है दोस्तों, किसने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन की जो है हत्या कर दी थी, कब की थी? 4 मार्च 1865 में। किसने की थी? जॉर्ज स्मिथ, सैमुअल एडम्स, वुड्रो विल्सन या फिर जॉन विल्कीज बूथ। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि अब्राहम लिंकन की हत्या कब की थी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कब की थी? 4 मार्च 1865 को। ठीक है, किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 86 का। साथ ही साथ आप लोग कमेंट जरूर करें दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट करना है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन विल्कीज बूथ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? जॉन विल्कीज बूथ ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर करेंगे। 87 है दोस्तों, इंग्लैंड में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हुई? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम जो है किस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हुई? वस्त्र उद्योग में, कृषि उद्योग में, जूट उद्योग में या फिर लौह उद्योग में या लोहा उद्योग में? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? करिए इसका 87 का। मैंने बताया था आपको इंग्लैंड में सर्वप्रथम जो है किस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्त्र उद्योग। ठीक है, क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? ऑप्शन देखिए, पूंजीवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद या फिर व्यक्तिवाद। चलिए आंसर कीजिए, औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? ठीक है, 1688 में हुई थी ना, जिसे हम गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 88 का आपको आंसर करना है, औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका समाजवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, ठीक है, समाजवाद की विचारधारा को जन्म दिया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89,
89 है दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति 1688 का प्रचलित नाम है। तो चलिए बताइए, इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी 1688 में, इसको किस नाम से जानते हैं हम? गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति, वैभवपूर्ण क्रांति या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इंग्लैंड की जो 1688 में जो क्रांति हुई थी, इसको हम गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं और वैभवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करेंगे। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। तो आपको पूछा है 1688 के समय जो है इंग्लैंड का शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 90 का? बताइए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जब हुई थी 1688 में, उस समय दोस्तों इंग्लैंड का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स द्वितीय था दोस्तों। ठीक है, जेम्स द्वितीय था दोस्तों शासक। ठीक है, जेम्स द्वितीय का शासनकाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1685 से इनका शासनकाल रहा 1688 तक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जेम्स द्वितीय जो है ये अपने भाई चार्ल्स द्वितीय के बाद जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? पारसी धर्म का, हिंदू धर्म का, कैथोलिक धर्म का या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जेम्स द्वितीय जो है किस धर्म का अनुयायी था? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 91 का? जेम्स द्वितीय का जो आपको देखना है दोस्तों, कब से कब तक इन्होंने जो है शासन किया, 1685 से लेकर मैंने बताया था अभी आपको 1688 तक। ठीक है दोस्तों, ये जो है अपने भाई चार्ल्स द्वितीय के बाद जो है कब गद्दी पर बैठे थे? तो जेम्स द्वितीय गद्दी पर कब बैठे थे ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये गद्दी पर बैठे थे दोस्तों 6 फरवरी 1685। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि जेम्स द्वितीय जो है गद्दी पर कब बैठे? तो 6 फरवरी 1685 को बैठे थे। ठीक है, और ये दोस्तों एक कट्टर क्या थे? कट्टर रोमन कैथोलिक थे दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोलिक धर्म जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जेम्स द्वितीय जो है दोस्तों ये कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, यानी कि कट्टर रोमन कैथोलिक थे। अगला देखिए 92 का आंसर करेंगे। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध कौन से वंश से था? चलिए आंसर कीजिए, आपने पढ़ा है कई बार। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है किस वंश से है? कोटक वंश, फेडर वंश, ट्यूडर वंश या फिर क्यूडेक वंश? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 92 का राइट आंसर? एलिजाबेथ प्रथम का संबंध कौन से वंश से था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ट्यूडर वंश। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करना है। इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई थी? चलिए आंसर कीजिए, इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई थी? चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स तृतीय या फिर थॉमस प्रथम? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 93 का? 93 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स प्रथम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 93 का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 94, आपको आंसर करना है फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? ये तो आप सभी ने पढ़ा है और कई बार आपने पढ़ा होगा। फांसीवाद का जन्म जो है किस देश में हुआ? फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में या फिर सोवियत संघ में? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 94 का फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों इटली में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, आपको आंसर करना है फांसीवाद के उदय का जन्मदाता किसको माना जाता है? चलिए आंसर कीजिए, फांसीवाद के उदय का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? चर्चिल ने, हिटलर ने, मुसोलिनी को होगा। ठीक है, ये ठीक है, चर्चिल को,
हिटलर को, मुसोलिनी को, तो किसको दोस्तों माना जाता है फाशीवाद के उदय का जन्मदाता? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का, क्या हो जाएगा, मुसोलिनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे फाशीवाद के उदय का जन्मदाता किसको माना जाता है, मुसोलिनी को माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने फाशीवाद दल का समर्थन किया? ठीक है, पूंजीपति, मध्य वर्ग, जमींदार या फिर ये सभी? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 96 का, किस वर्ग ने फाशीवाद दल का समर्थन किया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का, पूंजीपति वर्ग, मध्य वर्ग और आपका जमींदार वर्ग, तीनों ने दोस्तों फाशीवाद दल का समर्थन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, आपने आंसर करना है, मुसोलिनी ने किस वर्ष इटली में शासन स्थापित किया था? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, मुसोलिनी को जो है क्या कहा जाता है, मुसोलिनी को फाशीवाद के उदय का जन्मदाता कहा जाता है मुसोलिनी को। ठीक है, तो मुसोलिनी ने दोस्तों किस वर्ष इटली में शासन स्थापित किया था? 1919, 1920, 1922 या फिर 1932? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर, मुसोलिनी ने किस वर्ष इटली में जो है शासन स्थापित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1922 में शासन स्थापित किया था दोस्तों इटली में मुसोलिनी ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, आंसर करेंगे, ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? चलिए आंसर कीजिए, ड्यूस चर्चिल को, हिटलर को, मुसोलिनी को या फिर जनरल फ्रैंको को? यहाँ पर ने हो रहा है, सब में आपको कर लेना। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, किसको जो है यहाँ पर ड्यूस के नाम से जाना जाता है? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे मुसोलिनी को जो है ड्यूस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, राज्य ही राष्ट्र है तथा राज्य ही समाज है, यह किसका दृष्टिकोण है? मार्क्सवाद का, उदारवाद का, फासीवाद का या फिर समाजवाद का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 99 का, राज्य ही राष्ट्र है तथा राज्य ही समाज है, ये दृष्टिकोण था दोस्तों किसका, फासीवाद का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपने आंसर करना है, आदेश, अनुशासन और सत्ता किसका नारा था? ठीक है, ध्यान रखेंगे नारे जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, आदेश, अनुशासन और सत्ता किसका नारा था, ये बताइए। मार्क्सवाद का, उदारवाद का, फासीवाद का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदेश, अनुशासन और सत्ता, ये नारा था दोस्तों फासीवाद का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए हमने 50 क्वेश्चन आज के सेशन में। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।